हिंदी नॉवेल मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको रोमांच, रहस्य और भावनाओं से भरी अनोखी कहानियां प्रस्तुत करते हैं। डिस्क्लेमर: इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूर्णतः काल्पनिक है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्था, संगठन या घटना से कोई भी समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। लेखक व चैनल का किसी भी प्रकार की समानता से कोई उद्देश्य नहीं है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत की गई है। अध्याय 371। ऋतिका वशिष्ठ साफ तौर पर असहज लग रही थी। होटल में दाखिल होने के बाद वह लगभग पूरा रास्ता सिर झुकाए मनोज वाघ के पीछे पीछे चलती रही। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी कसकर बंद मुट्ठियों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितनी घबराई हुई और बेबस है। लिफ्ट में घुसने तक मनोज वाघ ने अपना असली रंग नहीं दिखाया था। हालांकि जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में कदम रखा, विहान अग्रवाल अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने जानबूझकर मनोज वाघ को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह मोटा आदमी लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। विहान ने माफी नहीं मांगी, वह बस पलटा और वहां से चलता बना। मनोज वाघ गालियों की बौछार करने ही वाला था, लेकिन अपने बगल में खड़ी उस खूबसूरत महिला को देखकर उसने खुद को रोक लिया और अपना आपा नहीं खोया। हालांकि उसे टक्कर मारने वाले विहान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। न जाने कैसे एक काला मोबाइल फोन उसके हाथ में आ चुका था। जब वह मनोज वाघ से टकराया था तो उसने बड़ी सफाई से उसका फोन उड़ा लिया था। जब मनोज वाघ को खेल खेलने का इतना ही शौक है तो विहान ने भी आज इस बूढ़े ठरकी के साथ जी भर के खेलने का मन बना लिया था। विहान ने मनोज वाघ के फोन कॉन्टैक्ट्स पर नजर दौड़ाए। उसे जल्द ही बीवी नाम से एक नंबर मिल गया। हे अब मजा आएगा, विहान ने गहरी हंसी के साथ बुदबुदाया। ... जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची तो एक भड़कीले कपड़ों वाली महिला एक कमरे के बाहर हाथ में चाबी का कार्ड लिए उनका इंतजार कर रही थी। एक से इस कार्ड लेने के बाद मनोज वाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जा सकती हो। उस खूबसूरत महिला ने सिर हिलाया और ऋतिका वशिष्ठ के पास से गुजरते हुए उसने ऋतिका को बड़ी अजीब नजरों से देखा। हालांकि वह अपनी भावनाओं को जाहिर किए बिना अपनी मोहक और नशीली अदाओं के साथ वहां से निकल गई। खासकर जाते वक्त उसकी आंखों में जो भाव था, ऋतिका साफ तौर पर उसकी आंखों में छिपे उस मजाक को महसूस कर सकती थी। यह ऐसा था जैसे उसे नीची नजरों से देखा जा रहा हो, जिससे हमेशा डरपोक और सौम्य रहने वाली ऋतिका बेहद असहज महसूस करने लगी। आइए मेरी खूबसूरत डायरेक्टर, मनोज वाघ ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। ऋतिका कुछ सेकंड के लिए रुकी, लेकिन फिर भी भारी कदमों से कमरे में दाखिल हो गई। दरवाजा बंद करने के बाद मनोज वाघ ऋतिका को कमरे के अंदर ले गया। उसी पल विहान अग्रवाल चुपचाप लिफ्ट के रास्ते से बाहर आया और वह खूबसूरत महिला सीधे उससे टकरा गई। विहान को एक शानदार काले सूट में देखकर, जो बेहद हैंडसम लग रहा था, वह महिला ठिठक गई। वह कामुक महिला बिल्ली जैसी नशीली चाल चलते हुए अपनी सेक्सी और सुडौल जांघों को लहराती हुई आ रही थी। उसकी वी नेक ड्रेस के नीचे उसकी गोरी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा झलक रहा था और उसकी नज़रों में एक अजीब सी कशिश और उकसावा था। उसने कुछ पलों के लिए विहान को घूर कर देखा। विहान हंसा और अचानक उस महिला का रास्ता रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। खूबसूरत मोहतरमा, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस खूबसूरत महिला को मन ही मन एक गुप्त खुशी महसूस हुई। वह अपने नतीजों से बहुत संतुष्ट थी। उसका निशाना सही लगा था। ये चाल हमेशा काम करती है। आज तक कोई भी मर्द इस जाल से बच नहीं पाया था। क्या आपको कुछ चाहिए? उस महिला की आवाज़ बहुत ही सुरीली, कोमल और मीठी थी, नाजुक और सौम्य। लेकिन उसमें उकसावे का एक हल्का सा पुट था। ये बहुत ज्यादा छेड़खानी भरा था। अगर विहान किसी नाइट क्लब में ऐसी महिला से टकराता तो पक्का वह उसके आकर्षण से बच नहीं पाता। अफसोस, आज वह शिकार के मूड में नहीं था। बहुत ज्यादा छिछोरापन था। मैं बस एक खूबसूरत महिला से बात करना चाहता हूँ। सोच रहा था कि क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं? विहान ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान बहुत ही चमकदार और आकर्षक थी, लेकिन औरतों के लिए यह एक अलग ही एहसास जगाती थी। उसकी आंखें लंबी और सनकरी थीं और जब वह उन्हें सिकोड़ता था तो उनमें से हमेशा एक चालाकी की चमक निकलती हुई प्रतीत होती थी। मर्दों के लिए ये जानलेवा थी, औरतों के लिए दिलकश। ओह, मैं आपकी मदद करूं? खूबसूरत महिला ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसके चेहरे पर निराशा की हल्की सी झलक थी। कैसी मदद? बताइए। हे मुझे बड़ी उत्सुकता है ये जानने की कि उस वाघ सरनेम वाले मोटे ने आपको क्या फ़ायदा दिया। क्या उसके लिए कमरा बुक करने की सर्विस देकर आप कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही? उस खूबसूरत महिला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी बाहें सिकुड़ी, सावधानी से अपने सामने खड़े उस हैंडसम लंबे नौजवान को देखा और सतर्क होकर पूछा, क्या कहा आपने? क्या मतलब है आपका? मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं बस उत्सुक था।
विहान ने अपनी नाक 2 बार सिकुड़ी, उसे छुआ और हंसना जारी रखा। मैं सोच रहा था कि क्या ये सुंदर मोहतरमा मेरे लिए मनोज वाघ का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। खूबसूरत महिला आखिरकार समझ गई कि यह सीधा सादा दिखने वाला लड़का क्या करना चाहता है। उसने आंखें सिकुड़ी और धीमी आवाज़ में हंसी, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस बुला लूंगी? हे, डर, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मुझे डर है कि जब पुलिस आएगी तो हम बस ये देखेंगे कि जीतता कौन है, विहान ने कहा। बेशर्म, महिला ने विहान को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और तेजी से वहां से जाने लगी। चूंकि मनोज वाघ का काम हो चुका था, इसलिए उसके वहां रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विहान उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? उसने लापरवाही से उस महिला का एक कोमल, नाजुक हाथ पकड़ा और एक जोरदार झटके के साथ महिला का शरीर झुक गया और वह खींचकर सीधे विहान की बाहों में आ गिरी। वह महिला बुरी तरह डर गई। छोड़ो मुझे, यहाँ कैमरे लगे हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी और छेड़खानी की रिपोर्ट कर दूंगी। वह शर्म और गुस्से से भर गई थी। विहान ने उपेक्षापूर्ण मुस्कान दी। वह बिल्कुल भी नहीं डरा, उसे चिल्लाने दो। वह कितना भी चिल्लाए, यहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। थोड़ा बड़ा है, शायद इसलिए कि मर्दों ने इसे इतना इस्तेमाल किया है कि यह लटक गया है। लेकिन छूने में अच्छा लगता है। मुझे शर्तिया यकीन है कि तुम आजकल इस पर बहुत मेहनत कर रही हो, है ना? विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस पल उसकी बाहों में मौजूद वह महिला शर्म से मर जाना चाहती थी। इस अजनबी आदमी द्वारा उसकी कमियों को इतनी सटीकता से उजागर करना कुछ ऐसा था जिसकी शायद उसने खुद भी कभी परवाह नहीं की थी। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें आज की गई इस बेवकूफ़ी पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी, महिला ने तीखा जवाब दिया। ओह, विहान ने गंभीरता से सिर हिलाया, भौहें सिकुड़ी जैसे कि वह बहुत डर गया हो, और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम मुझे पछताने पर मजबूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाओगी। मैं वास्तव में उसे आजमाना चाहूंगा। तुम बेशर्म बदमाश। उस महिला ने पहले कभी विहान जैसा बेशर्म और ढीठ इंसान नहीं देखा था और वह गुस्से से अवाक रह गई। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? तुम्हें केवल एक मौका मिलेगा। अगर तुम चूक गई तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अचानक विहान की आंखों से वह चंचल चमक पूरी तरह गायब हो गई। उसकी जगह एक सर्द, भावहीन चेहरे ने ले ली। उसकी आंखों में सिवाय जानलेवा इरादों के और कुछ नहीं था। उसकी बाहों में मौजूद महिला ने उस आदमी के आभा में अचानक आए बदलाव को साफ महसूस किया और उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसे डर का एक जबरदस्त झटका लगा। उसने कई मर्द देखे थे, लेकिन उसने शायद ही कभी किसी ऐसे मर्द को देखा हो जिसका आभामंडल उसके सामने खड़े इस शख्स जैसा खौफनाक हो। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, महिला ने अपनी बादामी आंखों को डर से फैलाते हुए कहा। हे, अब हुई ना बात। अगर तुमने पहले ही मेरा साथ दिया होता तो मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी पड़ती। शायद हम भविष्य में अच्छे दोस्त भी बन जाते। विहान, जो अभी एक पल पहले तक पत्थर जैसा चेहरा बनाए हुए था, अचानक फिर से थोड़ा छिछोरा हो गया। महिला ने नाक से कुर्री। उसकी बातें सुनकर वह गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी। अध्याय 372 ... हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं राजी नहीं हूं। कमरे के अंदर ऋतिका वशिष्ठ की दृढ़ नज़र और मजबूत लहजे ने मोटे वाघ के लिए पीछे हटना मुश्किल कर दिया था। मोटे वाघ ने ठंडे चेहरे के साथ हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कल जब तुम जागोगी तो तुम्हारा बाप अपाहिज मिलेगा? ऋतिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने दोनों हाथों से चादर को कसकर जकड़ लिया और मोटे वाघ को घूरने लगी, जो अपना कोट उतार चुका था और अब केवल अपने अंडरवियर में था। उसे आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा। अगर उसने उसे बार बार धमकी न दी होती तो ऋतिका कभी उसके साथ बाहर न आती। होटल के कमरे में जाना तो दूर की बात थी, एक ऐसा काम जिसे उसके गांव में बेहद शर्मनाक माना जाता था। ऋतिका दूसरे राज्य की एक आम ग्रामीण लड़की है जो शहर में काम करने आई थी। बचपन से ही उसका परिवार कभी खुशहाल नहीं रहा। उसकी माँ उसे बहुत जल्दी छोड़कर चली गई थी और वह और उसके पिता कई सालों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। उसने पिछले साल अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, इस उम्मीद में कि वह अपनी मेहनत से अपने परिवार के हालात बदल देगी। हालांकि उसने पाया कि आजकल भारत में डिग्री वाले अनगिनत लोग हैं। हाल ही में आसपास कोई रिश्तेदार या दोस्त न होने के कारण पिता ने अपनी बेटी पर असर न पड़े इसलिए उदयपुर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी कर ली और उसे सहारा देने के लिए अपनी शारीरिक मेहनत बेचकर थोड़ी बहुत कमाई करने लगे। बाद में एक बड़े टैलेंट सम्मेलन में रिया कपूर की नज़र उस पर पड़ी और ऋतिका के साथ एक गौरैया के फीनिक्स में बदलने जैसा चमत्कार हुआ। सावधानी के तौर पर ऋतिका ने खुद को 1 साल तक अपने काम के लिए समर्पित कर दिया और कभी भी कंपनी के किसी भी मामले के बारे में नहीं पूछा। अपनी दोगुनी मेहनत से वह अंततः वर्तमान फाइनेंस डायरेक्टर बन गई। उस पर चढ़े भारी स्टूडेंट लोन के कारण पिता अपनी बेटी को, जिसने अभी काम करना शुरू ही किया था,
बहुत अधिक कष्ट में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उसका बोझ कम करने की कोशिश में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की जिद की। नतीजतन रितिका की खूबसूरती पर मनोज वाघ की नज़र पड़ गई। इत्तेफाक से जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके पिता काम करते थे वह उन निर्माण कंपनियों में से एक थी जिसमें मनोज वाघ की हिस्सेदारी थी। बस कुछ दिन पहले ही साइट से खबर आई कि साइट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। अभी कारण स्पष्ट भी नहीं हुआ था कि साइट के फोरमैन ने सारा दोष रितिका के पिता पर मढ़ दिया। इसके अलावा मनोज वाघ पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था और यह मामला बस एक संयोग बन गया। मनोज वाघ ने अब रितिका के पिता को हिरासत में ले रखा है। अगर रितिका उसकी मांगों को मानने से इनकार करती है तो वह कंस्ट्रक्शन साइट ढहने का पूरा दोष उसके पिता पर मढ़ देगा, जिन्हें फिर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। हालात से मजबूर होकर यही कारण है कि रितिका पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आई है। रितिका, चिंता मत करो। अगर तुम आज मुझे खुश कर दोगी तो अपने पिता की स्थिति को भूल जाओ। मैं उन्हें साइट पर फोरमैन भी बना सकता हूँ और भविष्य में जब तक मैं वाघ कंपनी में हूँ तुम्हें किसी भी फायदे की कमी नहीं होगी। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बाहर अकेले संघर्ष करने से कहीं बेहतर है ना? इस पल मोटे वाघ ने रितिका की सहमति पाने के लिए लालच का एक पूरा जाल बिछा दिया। वाघ साहब, हमारी बात हुई थी कि हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। क्या आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता? अगर हमारे अफेयर की बात बाहर आ गई तो आप अपनी बीवी और बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? रितिका ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कुछ हद तक चिढ़ी हुई थी, फिर भी बेबस थी। उसके पिता की जिंदगी अब उसके हाथों में थी। उदयपुर जैसे इस मतलबी समाज में जिनके पास पैसा नहीं है वे हमेशा कानून के बाहर होते हैं। कानून हमेशा अमीर और ताकतवर लोगों के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच होता है। उस खड़ूस औरत का जिक्र मेरे सामने मत करो। मैंने उसे बहुत झेल लिया है। अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं कल ही उसे तलाक दे दूंगा। स्पष्ट रूप से मिस्टर वाघ अपनी पत्नी का जिक्र आने पर विशेष रूप से नाखुश थे। वह अपनी मौजूदा स्थिति तक ज्यादातर अपनी पत्नी की वजह से ही पहुंच पाए थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनकी पत्नी ने उन्हें काफी तिरस्कृत किया था, जिससे उन्हें विशेष रूप से असहज महसूस होता था। आप कितने पत्थर दिल और एहसान फरामोश हैं। रितिका ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, बोलते समय अपने दांत पीसते हुए। हे, पत्थर दिल और एहसान फरामोश, अब ये कैसा समाज है? तुम मुझे पत्थर दिल और एहसान फरामोश कैसे कह सकती हो? मैं या तो तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे बारे में महसूस करता हूँ रितिका। चूंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें पाने और तुम्हारा मालिक बनने के लिए सब कुछ करूँगा। जब तक तुम आज मेरे साथ कुछ अच्छा समय बिताओगी मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी अब से 10,000 गुना बेहतर हो जाएगी। मोटे वाघ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बोलते बोलते वह धीरे धीरे रितिका की ओर बढ़ने लगा। क्या करना चाहते हैं आप? पास मत आइए। रितिका डरी हुई थी लेकिन कुछ हद तक बेबस भी। रितिका, मैं बुरा नहीं बनना चाहता लेकिन तुम एक लड़की हो और एक अमीर और ताकतवर मर्द का सहारा ढूंढने के बजाय क्या तुम वाकई हमारी सूर्याटेक इंडस्ट्रीज की रिया कपूर को अपना आदर्श बनाना चाहती हो? वह पूरे उदयपुर में सदी में एक बार पैदा होने वाली असाधारण महिला है। उनसे सीखना निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अपनी वर्तमान औकात को भूल जाओ। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पिता मुसीबत में पड़ें, हे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तुम खुद समझदार हो। अपनी बात खत्म करते ही मोटे वाघ का चेहरा विकृत होने लगा। वह धीरे धीरे रितिका के पास गया और उसके कोट की ओर हाथ बढ़ाने लगा। अपने गरीब पिता का ख्याल आते ही रितिका के चेहरे पर आंसू बह निकले। अब मेरे पिता की जिंदगी मेरे ही हाथों में है। अगर हम आज मोटे वाघ को खुश नहीं कर पाए तो शायद मेरे पिता की जान को भारी खतरा होगा। ये सोचते हुए रितिका के आंसू धीरे धीरे उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने अपनी योजना बना ली थी। पिता के सुरक्षित रिहा होने के बाद वह उन्हें कुछ पैसे देगी और वापस उनके गांव भेज देगी, कभी न लौटने के लिए। फिर वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढ लेगी। यह उसकी आखिरी बची हुई इज्जत को बचाने का एक तरीका होगा। रितिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी आंखें गीली हैं। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो और उसने मोटे वाघ को अपने कपड़े उतारने दिए। जैसे ही मोटा वाघ रितिका की सफ़ेद शर्ट के बटन खोलने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। लानत है। मोटा वाघ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह लगभग अपनी बंदूक उठाकर जंग में जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी यह हो गया। उठने के बाद मोटे वाघ ने गालियां बकीं और बहुत खराब मूड में दरवाजा खोलने गया, लेकिन बाहर उसी खूबसूरत महिला को खड़ा पाया जिसने अभी उसके लिए कमरा बुक किया था। वह मोटे वाघ को खौफदा नजरों से देख रही थी। क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहती हो? मोटे वाघ ने कामुक नजरों से देखा। बात यह नहीं है कि वो आपके साथ खेलना चाहती है, बल्कि ये है कि मैं वाघ साहब के साथ खेलना चाहता हूँ। उसी पल महिला के पीछे से एक साया उभरा। विहान अग्रवाल ने आसानी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम
मोटा वाघ हैरान रह गया। ये दुर्लभ है कि वाघ साहब मुझे अभी भी याद रखते हैं। ये वास्तव में मुझे अच्छा महसूस कराता है, विहान ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। उसके होठों के बीच एक सिगरेट लटक रही थी। तुम लोग, मोटा वाघ हक्का बक्का रह गया। ओह, मेरी चिंता मत करो, हम बस साधारण दोस्त हैं, वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। विहान ने कंधे उचकाए और लापरवाही से मुस्कुराया। अध्याय 373। मोटे वाघ ने हैरानी से उस महिला की ओर देखा। वह पूरी तरह से चकरा गया था कि विहान यहाँ क्यों है, खासकर तब जब वह उसके साथ अंदर आया था। इससे मोटे वाघ को कुछ बुरा होने का आभास हुआ। जब महिला ने देखा कि मोटे वाघ की नज़र उस पर पड़ी है, तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी नहीं कहा या समझाया। उसके लिए उसके बगल में खड़ा ये शैतानी आदमी एक अदृश्य बम की तरह था। वाघ साहब, क्या आप मुझे बात करने के लिए अंदर नहीं बुलाएंगे? विहान ने एक सिगरेट निकाली और उसे इत्मीनान से जलाया। उसने आधी मुस्कान के साथ मोटे वाघ को देखा, जिससे उस आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गई और सीधे इनकार करते हुए बोली, माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं जानती। ओह, विहान ने अपनी एक भौं ऊपर उठाए, उसे बड़ा दिलचस्प लगा। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, वाघ साहब, लगता है आप चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बोलते हुए विहान ने अपने पैकेट से एक सिगरेट निकाली, उसे वाघ के मुंह में डाला, उसके मोटे गाल को थपथपाया और हंसा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाघ साहब कुछ छिपा रहे हैं? मोटा वाघ वास्तव में उसे एक थप्पड़ मारना चाहता था और फिर उसे लातों से पीटना चाहता था, लेकिन विहान से जो आभा निकल रही थी, उसने मोटे वाघ को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया था। वह वास्तव में दरवाजे पर बुत बना खड़ा रहा। विहान ने मोटे वाघ को अंदर धक्का दिया और महिला को खींचकर कमरे में ले आया। क्या क्या करना चाहते हो तुम? मोटे वाघ को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह विहान की हरकतों को रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। लेकिन विहान अचानक पलटा, हाथ बढ़ाया और मोटे वाघ को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसकी नज़र कमरे के अंदर रितिका पर पड़ी। रितिका के कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे, जो बता रहे थे कि वह बहुत देर से नहीं पहुंचा था। वाघ ने कोई और कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन यह नज़ारा देखते ही विहान का पारा चढ़ गया। इन दिनों की बातचीत के माध्यम से उसने पाया कि रितिका, ये युवा और सुंदर डायरेक्टर, वास्तव में बहुत अच्छी इंसान थी। वह न केवल काम पर मेहनती और ईमानदार थी, बल्कि उसे ये भी पता था कि खुद को सही तरीके से कैसे पेश करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लड़की विहान को विशेष रूप से सौम्य और दयालु एहसास देती थी। उसमें रिया कपूर जैसा अहंकार नहीं था, मायरा हुसैन जैसा उग्र जुनून नहीं था, अनिका कपूर जैसा अजीब आकर्षण नहीं था और तान्या गिल जैसा दिखावा नहीं था। लेकिन उसके पास एक ऐसा दिल था जो कठिनाई सह सकता था। उदाहरण के लिए, जब विहान पहली बार सूर्याटेक इंडस्ट्रीज आया था, तो जगदीश चौधरी ने उसकी स्कर्ट के नीचे झांकते हुए उसे विहान समझ लिया था, फिर भी विहान ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक और बार लिफ्ट में विहान के सिक्योरिटी गार्ड वाले बटन ने गलती से रितिका की शर्ट का बटन बंद कर दिया, जिससे वह लगभग सबके सामने आने वाली थी। लेकिन रितिका ने कभी विहान से इन बातों का जिक्र नहीं किया। भले ही विहान अब रितिका का असिस्टेंट है, वह कभी भी उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए नहीं करती। इसके विपरीत उसने काम पर विहान की बहुत मदद की है। कमरे के अंदर शोरगुल देखकर रितिका ने बस ऊपर देखा, उसके चेहरे के भाव आश्चर्य से शर्म में बदल गए। अंततः उसकी आंखों में कृतज्ञता की एक झलक भी दिखाई दी। हालांकि उसका मूड जल्द ही कुछ भ्रमित हो गया। क्या तुम ठीक हो? विहान ने आगे बढ़कर चिंता के साथ धीरे से पूछा। रितिका ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें पहले ही नम हो चुकी थीं। माफ़ करना, मुझे देर हो गई, विहान ने फिर से माफ़ी मांगते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रितिका भ्रम की स्थिति में थी। ये तथ्य कि विहान को वाघ के साथ उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह आत्महत्या कर ले। वह सोच रही थी कि क्या वह अब उसे उस तरह की बुरी औरत के रूप में देखता है। असल में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। रितिका की भावनाएं बेहद उलझी हुई थीं। वह सबसे ज्यादा इस बात से डरती थी कि विहान गलत समझेगा कि उसका मोटे वाघ के साथ कोई अनुचित संबंध है, लेकिन वह कम समय में इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती थी। वह हकलाने लगी और बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी और धीमी होती गई। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही जानता हूं कि क्या हुआ था और मुझे तुम पर विश्वास है, विहान ने रितिका से दृढ़ और गंभीर लहजे में कहा। रितिका को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो किसी भी पल छलकने को तैयार थे। 1000 शब्द अनकहे रह गए। ये भरोसा किए जाने का एहसास वास्तव में अद्भुत था। विहान ने हाथ बढ़ाया और रितिका के सुंदर गाल को सहलाया, फिर उठा और मोटे वाघ की ओर बढ़ा। उसके बगल में खड़ी महिला पहले ही विहान की हरकतों से खौफजदा थी। उसका गोरा चेहरा पीला पड़ गया था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और वह विहान को कुछ डर के साथ देख रही थी।
इस डर से कि कहीं यह आदमी गुस्से में आकर उसके साथ कुछ अपमानजनक न कर दे। मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, विहान ने मुस्कुराते हुए उस महिला को देखकर कहा। हिस महिला ने आखिरकार राहत की सांस ली, उसका दिल शांत हुआ। लेकिन ये सुनने के बाद मोटा वाघ सिहर उठे बिना नहीं रह सका। कभी औरतों को नहीं मारता, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे मर्दों को मारना पसंद है? उस थप्पड़ के दर्द को याद करते हुए मोटे वाघ को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पौरुष काट रहा हो। विहान धीरे धीरे मोटे वाघ के पास गया। हर कदम मोटे वाघ के दिल पर एक भारी हथौड़े की चोट जैसा लग रहा था। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था और उसके माथे से बारिश की बूंदों की तरह ठंडा पसीना टपक रहा था। क्या क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? मोटा वाघ अपने सामने खड़े उस मुस्कुराते हुए आदमी को दहशत में घूर रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उस मुस्कान के पीछे कोई राक्षस छिपा हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हें बस अपने कपड़े उतारने हैं, विहान ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। उतारो, अपने कपड़े उतारो, मोटे वाघ और उस महिला ने एक साथ चौंक कर कहा। कोई सवाल? इस तरह के इंसान को मारने से सिर्फ आपके हाथ गंदे होंगे। अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ इतना बुरा करना होगा कि वह कभी वापस उठ न सके। मोटा वाघ अभी भी उस थप्पड़ का दर्द महसूस कर सकता था और उसमें ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि क्यों। अब वह बॉस है और मैं नौकर। अगर मैं असहमत भी हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा था कि उसके पास मेरे खिलाफ ये सबूत है? विहान के जोर देने पर मोटे वाघ ने उतार दिए। वह केवल अपना अंडरवियर पहने हुए था। उसका मोटा पेट सुअर की किडनी जैसा लग रहा था जिसमें सिर्फ मांस के लोथड़े और परतें थीं। अब तुम्हारी बारी है। विहान मोटे वाघ के व्यवहार से बहुत संतुष्ट था। उसने महिला की ओर इशारा किया और शांति से कहा। मैं। महिला भी दंग रह गई। क्या हुआ? क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हें शर्म आ रही है? विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, महिला ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, कोई बाद में तुम्हारे कपड़े उतार देगा। विहान धीरे धीरे मोटे वाघ की ओर बढ़ा। उसने मोटे वाघ को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपने पैर से मोटे वाघ के हाथ को कुचल दिया। दर्द के कारण मोटा वाघ किसी हलाल होते सुअर की तरह चीखने लगा। विहान को लगा कि इस तरह के इंसान के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप उससे सहमत भी हैं तो उसने कब दूसरों के साथ सहानुभूति रखी है? रितिका का ही मामला ले लीजिए। मोटे वाघ ने हर हथकंडा अपनाया, धमकी से लेकर रिश्वत तक। बिल्कुल, वह महिला जिसने मोटे वाघ के साथ साजिश रची थी वह भी अच्छी नहीं थी। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उंगलियों में हुए असहनीय दर्द ने मोटे वाघ को लगभग बेहोश ही कर दिया था। क्या तुम्हें पता है कि क्या करना है? विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा, झुककर वाघ की मोटी हथेली पर पैर रखते हुए। सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया। मोटे वाघ ने सहमति में बार बार सिर हिलाया। अध्याय 374। हे, अब हुई ना बात। विहान ने अपना दायां पैर हटाया और कमरे में हो रही हर चीज को मुस्कुराते हुए देखने लगा। महिला ने विहान को बेहद विषैली नज़र से देखा। तुम्हें मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, विहान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दूसरी ओर रितिका शर्म से गड़ी जा रही थी और अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, खासकर तब जब नंगा होने के बाद मोटा वाघ केवल अपने अंडरवियर में था। रितिका जल्दी से अपने कमरे में छिप गई। खड़े होने के बाद मोटा वाघ उस महिला पर झपटा और पागलों की तरह उसके कपड़े फाड़ने लगा। क्या करना चाहते हो तुम? महिला ने आतंकित होकर मोटे वाघ को घूरते हुए पूछा। किस बात का नाटक कर रही हो? ऐसा तो है नहीं कि मैंने तुम्हें पहले कभी भोगा नहीं है। अब एक बार ज्यादा या एक बार कम भोगने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम कितनी बड़ी रंडी हो। बकवास बंद करो। अगर ये तुम्हारे दिए हुए शर्मनाक आइडिया की वजह से नहीं होता तो क्या मैं इस तरह रंगे हाथों पकड़ा जाता? मोटा वाघ अब पछतावे से भर गया था। अगर इस बेशर्म औरत के इस बेतुके आइडिया के लिए नहीं होता तो वह आवेश में आकर ऐसा कुछ नहीं करता। उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी। विहान उसके ठीक बगल में था। अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा उसे बताया गया था तो कौन जाने ये दरिंदा बाद में उसे कैसे तड़पाएगा। जैसे ही मोटा वाघ जंगली हुआ, दोनों ने एक दूसरे को चूमा और जुनून से गले लगा लिया। देखते ही देखते उस आदमी ने महिला के कपड़े पूरी तरह से उतार दिए। रितिका ने यह साफ सुना। वह वास्तव में बाहर आकर देखना चाहती थी कि विहान क्या कर रहा है, लेकिन डरपोक होने के कारण उसे खुद को रोकना पड़ा। शोरगुल वाली आवाज़ों को अंदर आने से रोकने के लिए अपने कानों को ढकने के बावजूद उसने उन्हें बाहर रखने की कोशिश की। इस बीच विहान ने लापरवाही से अपनी सिगरेट पी, आंखें सिकुड़कर इस लाइव एक्शन जुनून का मजा लेते हुए। अचानक विहान चिल्लाया, रुको। जुनून के पलों में खोया वह जोड़ा, दोनों ही चौंक गए। ये सिर्फ मजे के लिए है, इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हो? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पल मोटा वाघ भी हक्का बक्का रह गया।
उन्होंने बस मुझे एक औरत के साथ सेक्स करने के लिए कहा और अब वे मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं। यह क्या हो रहा है यहाँ? आप हवस में अंधे होकर ऐसे कैसे रुक सकते हैं? मोटे वाग के नीचे दबी महिला ने विहान को नफरत भरी नज़रों से देखा। काम पर लगाए जाने और फिर अचानक रोक दिए जाने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी कुंठित होगी। ये कुछ खाने जैसा है, आप इसे लगभग निगलने ही वाले हैं और तभी कोई आपको रुकने के लिए कहता है। आप अभी आधे रास्ते में हैं, ऐसा लगता है जैसे वे आपको यातना दे रहे हैं। वाग साहब, क्या आपको खेल खेलना बहुत पसंद नहीं है? ठीक है, मैं अब आपके साथ एक बहुत ही रोमांचक खेल खेलूंगा। ये सुनने के बाद वाग साहब के चेहरे की मांसपेशियां फिर से फड़कने लगीं। अभी भी खेल रहे हैं? क्या हुआ वाग साहब, क्या आपको इधर उधर खेलना पसंद नहीं है? विहान ने अपनी उंगलियों के बीच से सिगरेट की राख झाड़ी। इस तरह के इंसान से निपटने के लिए क्रूर तरीकों की ज़रूरत होती है, वह कभी अपना सबक नहीं सीखेगा। इसलिए विहान इस बार उसके साथ खेलने वाला है, उसके साथ थोड़ा मज़ा करने वाला है। पूरी तरह से थक जाने के बाद ही वह वास्तव में अपना सबक सीखेगा और दोबारा कभी ये खेल नहीं खेलना चाहेगा। मुझे पसंद है। अपनी आंतरिक असंतोष के बावजूद मोटा वाघ अभी के लिए केवल अपना गुस्सा पी सकता था। किसने कहा था उसे इस शैतान से भिड़ने को? अब वह क्या कह सकता था? उसके पास विरोध करने की सबसे बुनियादी क्षमता भी नहीं थी, उसे केवल नचाया जा सकता था। वह वास्तव में दयनीय महसूस कर रहा था। अगर उसे पता होता कि इसका परिणाम ये होगा तो वह रितिका के साथ कभी पंगा नहीं लेता। क्या वह जानबूझकर मौत को दावत नहीं दे रहा था? ओह हे, मुझे पता था कि आपको ये पसंद आएगा वाघ साहब। ठीक है, खेल शुरू किया जाए, विहान ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। 10 मिनट बाद विहान सोफे पर वापस बैठ गया, संतुष्ट होकर, सिगरेट पीते हुए और अपनी उपलब्धि का पूरा आनंद लेते हुए। पसीने से लथपथ वाघ साहब को देखकर विहान को एक अजीब सा उत्साह और रोमांच महसूस हुआ। हालांकि मोटे वाघ के लिए यह उतना रोमांचक नहीं था। इस समय मोटा वाघ पूरी तरह नंगा था, बंधा हुआ था और उसके मुंह में कुछ ठुंसा हुआ था। उसके सामने कुछ ही दूरी पर वह महिला भी पूरी तरह नंगी थी, सिवाय इसके कि उसने अभी भी कुछ कपड़े पहने हुए थे। वह भी बंधी हुई थी। वे दोनों बस एक दूसरे को वैसे ही देख रहे थे। लेकिन जिस चीज़ ने वाघ साहब को वास्तव में खौफजदा कर दिया था वह ये थी कि उसके पौरुष से एक विंडप्रूफ लाइटर लटक रहा था। लाइटर एक बहुत ही पतले लंबे धागे से लटका हुआ था जो उस मोटे आदमी के जन्नांगों से चिपका हुआ था। उसके पैरों के बीच महाराजा रिजर्व एक्सो का एक कटोरा रखा था जिसमें बहुत ही उच्च सांद्रता वाली शराब थी। अगर मोटे वाघ की चीज़ थोड़ी सी भी ढीली पड़ी तो उसके जन्नांगों पर लटका लाइटर तुरंत उसके पैरों के पास रखी एक्सो की बोतल में गिर जाएगा। अगर लाइटर अत्यधिक सांद्रित एक्सो के संपर्क में आया तो कोई कल्पना कर सकता है कि इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। भले ही उसके सामने वाली महिला को नंगा कर दिया गया था जिससे मोटे वाघ का लिंग अविश्वसनीय रूप से सख्त हो गया था, लेकिन कौन जानता है कि थोड़ी देर बाद वह ढीला होगा या नहीं। ये वह खेल था जिसका विहान ने अभी उससे जिक्र किया था। हालांकि इसे खेलना मोटे वाघ को असली सिरदर्द दे रहा था। चूंकि वह इतना ठरकी है, इसलिए विहान को स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। उसने उस महिला को उसके सामने नंगा खड़ा कर दिया, बिल्कुल वैसे ही, उसे सख्त और उत्तेजित करते हुए। अगर वह थोड़ा भी ढीला पड़ता है तो मोटे वाघ का जीवन भर का यौन सुख शायद आग में जलकर राख हो जाएगा। वाघ साहब, कृपया मजे करें, मैं अब आपका साथ नहीं दूंगा। विहान ने 3 सिगरेट खत्म करने के बाद अपनी जांघ थपथपाए और खड़ा हो गया, मासूमियत से मुस्कुराते हुए। ओह, उसके मुंह से दबी हुई आवाज़ें आईं जो कठोर वस्तुओं से भरा हुआ था। विहान ने अचानक अपना माथा पीटा, अपनी जेब टटोली और हंसा। ओह सही बात, मैं वाघ साहब को बताना भूल गया, आपका फ़ोन अभी भी मेरे पास है। ये लीजिए, इसे वापस ले लीजिए। इतना कहकर विहान ने वाघ को फ़ोन उछाल दिया। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर विहान मोटे वाघ से टकराया था, लेकिन मोटे वाघ ने ध्यान नहीं दिया था कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था। अब विहान को फ़ोन लौटाते देख उसने कृतज्ञता के साथ विहान को देखा। फ़ोन के साथ मदद के लिए कॉल करना निश्चित रूप से बहुत आसान होगा। ओह, एक और बात है जो मैं वाघ साहब को बताना भूल गया। जब मैं अभी आपका फ़ोन देख रहा था तो मैंने आपके कॉन्टैक्ट्स में एक महिला को देखा जिसका नाम बीवी है। मैंने पहले ही उसे एक घटिया मैसेज भेज दिया है कि आप होटल में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे जल्द ही यहाँ होना चाहिए। जब आपकी बीवी आपको ऐसे कूल पोज में देखेगी तो मुझे लगता है कि उसे यह बहुत पसंद आएगा। विहान हंसा, लेकिन ये सुनने के बाद मोटे वाघ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। कमीने, मोटे वाघ का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने विहान से कुछ कहने की हताश कोशिश की, लेकिन उसका मुंह पहले से ही किसी चीज़ से भरा हुआ था, इसलिए ये सुनना असंभव था कि वह क्या कह रहा है। विहान के कमरे में दाखिल होने के बाद उसने रितिका का हाथ थाम लिया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा।
फिर वे दोनों मोटे वाघ और अन्य लोगों के सामने से शान से चले गए। जिस पल मुख्य हॉल का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, मोटे वाघ ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जो तनाव अभी कम हुआ था वह तुरंत वापस आ गया, क्योंकि वह साफ महसूस कर सकता था कि उसका लिंग ढीला होने लगा है। इसने मोटे वाघ को काफ़ी डरा दिया। अगर ये थोड़ा सा भी ढीला हुआ तो उसके लिंग पर लटका विंडप्रूफ लाइटर किसी भी पल एक्सो की बोतल में गिर सकता है, और परिणाम कुछ ऐसा होगा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। आओ आओ। विहान के जाने के बाद मोटा वाघ पागलों की तरह दहाड़ा, उस महिला से कोई आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए ताकि वह खुद को और भी ऊपर ले जाने के लिए उत्तेजित कर सके। कमरे के अंदर के दो लोग चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे, एक के बाद एक, जैसे भूत विलाप कर रहे हों। ये सुनना रूह कंपा देने वाला था। मुझे लगता है कि इस आदमी का वक्त वाकई बहुत खराब आने वाला है। विहान निश्चित रूप से उसे इतना नचाएगा कि वह मर ही जाएगा। अध्याय 375। जैसे ही वह रितिका को होटल से बाहर ले गया, उसका गोरा और कोमल हाथ थामे हुए, रितिका ने अचानक और धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी लाली आ गई। हालांकि उसकी भौहें समय समय पर थोड़ी सिकुड़ जाती थीं, जैसे कि वह किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो। क्या हुआ? विहान ने नरमी से पूछा। मैं ऐसे नहीं जा सकती। रितिका ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी डबडबाएं आंखें सीधे उसके पैरों को घूर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। घबराहट में अपने कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए थी। शर्ट और एक क्लासिक लंबी स्कर्ट पहने, उसके लहराते बाल एक क्लासिक सुंदरता बिखेर रहे थे जिसमें पूरब और पश्चिम की स्त्रीत्व का संगम था। हल्की हवा चलने के साथ रितिका का चेहरा और भी दयनीय लग रहा था। विहान ने रितिका में कभी किसी अमीर लड़की का नखरा नहीं देखा। इसके बजाय वह अधिक सौम्य और शालीन थी। क्यों? विहान की घनी भौहें तन गईं। क्योंकि मेरे पिता अभी भी उनके कब्जे में हैं, रितिका ने धीमी आवाज में कहा। पिता? क्या मतलब है तुम्हारा? विहान ने पूछा। मेरे पिता को कंस्ट्रक्शन साइट पर हिरासत में रखा गया है। अगर मैं वाघ साहब की मांगें नहीं मानती तो वह मेरे पिता पर मुकदमा कर देंगे। आराम से बताओ। कोई बात नहीं जिसे तुम हल नहीं कर सकती। जब तक मैं, विहान अग्रवाल, जिंदा हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जब तक मैं, विहान अग्रवाल, जिंदा हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ये शब्द रितिका के दिमाग में किसी जादू की तरह गूंज गए। रितिका को अपनी आंखों में फिर से आंसू भरते हुए महसूस हुआ। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी मर्द को अपने लिए इतना गंभीर वादा करते सुना था। इस बार रितिका ने आखिरकार विहान को बिना किसी संकोच के पूरी कहानी बता दी, लेकिन अंत में विहान बस मुस्कुरा दिया। उसने हाथ हिलाया और कहा, ये सब छोटी बातें हैं। एक छोटी बात। रितिका की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह अपने सामने खड़े आदमी को समझ नहीं पा रही थी। उसकी नज़रों में विहान एक मामूली असिस्टेंट से ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वह ऐसी बातें कह सकता था जिससे रितिका को थोड़ी चिंता हुई। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, विहान ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। रितिका ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। तभी वह विहान के साथ अपने पिता को खोजने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए तैयार हुई। पूरे रास्ते रितिका असामान्य रूप से शांत रही। उसने विहान से एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, बस कभी कभार कुछ चोर नज़रों से उसे देख लेती थी। लेकिन हर बार जब विहान उसकी इस छोटी सी हरकत को नोटिस करता तो रितिका अनायास ही शर्मा जाती और अपना चेहरा कार की खिड़की की ओर मोड़ लेती, जानबूझकर उसे देखने से बचती। लेकिन उसकी छोटी सी योजना विहान की तेज नज़रों से बच नहीं सकी। विहान बस मुस्कुराया। उसने रितिका के उसके प्रति हल्के झुकाव का फायदा उठाकर कुछ भी अनुचित नहीं किया। 1 घंटे बाद रितिका विहान को शहर के बाहरी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई। दूर से कंस्ट्रक्शन साइट को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उस पर सूर्याटेक इंडस्ट्रीज का झंडा लगा हुआ था। इसने विहान को उलझन में डाल दिया। क्या सूर्याटेक के पास कई इंडस्ट्री कनेक्शंस थे? लेकिन फिर से सोचने पर यह समझ में आता है। आखिरकार रियल एस्टेट बाजार अभी इतना गर्म है कि लगभग हर बड़ा बिजनेसमैन किसी भी कीमत पर रियल एस्टेट विकास में भारी निवेश कर रहा है। बेशक सूर्याटेक जैसे बड़े ग्रुप के लिए यह असंभव है कि शीर्ष नेता इन चीज़ों पर ध्यान न दें। रितिका के पीछे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट के करीब जाने पर विहान ये देखकर चौंक गया कि वहां पूरी तरह से अव्यवस्था थी। हर जगह घिनौना कचरा बिखरा पड़ा था। जमीन पर विविध घरेलू कचरा, बचा हुआ सीमेंट और सिंक जैसी चीजें पड़ी थीं। कंस्ट्रक्शन साइट को छूने के बाद विहान ने सिर हिलाया। ये स्पष्ट रूप से लोगों को ठगने के लिए बनाया गया एक घटिया प्रोजेक्ट था। ये सोचकर कि आम लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, साल दर साल होम लोन चुकाने के लिए मजबूर होते हैं, केवल इस तरह का घर पाने के लिए, विहान के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। ऐसा लगता है कि सूर्याटेक इंडस्ट्रीज के लिए रिया कपूर की मैनेजमेंट प्रणाली में अभी भी कमी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो भले ही सूर्याटेक इंडस्ट्रीज न गिरे, लेकिन इन लोगों की वजह से इसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी।
अंदर के कमरे में प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने कुछ मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर आराम करते देखा। मजदूरों ने भी उनकी उपस्थिति को नोटिस किया। कुछ मजदूर, जो थोड़े अधिक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, रितिका के शरीर को बेशर्मी से घूर रहे थे। खासकर विहान की उपस्थिति को देखकर वह समूह तिरस्कार से भर गया। विहान को परवाह नहीं थी, इन लोगों के साथ उलझने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रितिका के साथ वर्कशेड में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि अंदर से बहुत शोर आ रहा था। लोगों का एक समूह एक बड़ी मेज़ के चारों ओर जुआ खेल रहा था। लोगों का एक और समूह मेज़ के चारों ओर बैठकर खा पी रहा था और शराब पीते हुए खेल खेल रहा था। उनके शोरगुल वाले उत्साह को देखते हुए ये देखना आसान है कि ये लोग काफ़ी बेफिक्र जिंदगी जी रहे हैं। रितिका सबसे पहले बाहर निकली। एक पल में पहले से शोरगुल वाला शेड पूरी तरह शांत हो गया। दर्जनों आंखें लालच से रितिका के सुडौल शरीर को निहारने लगीं। माफ़ कीजिए, क्या मेरे पिता रमेश वशिष्ठ यहाँ हैं? रितिका ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। रमेश वशिष्ठ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? गंदे शेड से धुएं और शराब की तेज बदबूदार गंध आ रही थी। किसी ने अपना मुंह पोंछा, आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ। क्या आपके ठेकेदार बल्लू भाई यहाँ हैं? हालांकि रितिका अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ का ठेकेदार बल्लू भाई किसी काम का नहीं था, फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसे भाई कहकर संबोधित किया। ओह, तुम बल्लू भाई को ढूंढ रही हो? तुम्हें उनसे क्या काम है? धीरे धीरे भीड़ रितिका के चारों ओर जमा होने लगी, उसे धीरे धीरे केंद्र में खींचने लगी। लोगों का एक समूह अजीब तरह से हंसा। अगर यह कोई साधारण मजदूर होता तो कोई बात नहीं थी। ये लोग बिल्कुल भी निर्माण मजदूर नहीं हैं। वे बस निर्माण मजदूर होने का नाटक कर रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से गुंडों का एक झुंड है जो अपने ही किसी भाईचारे के नियम से बंधे हैं। वे बल्लू नाम के एक आदमी का अनुसरण करते थे जिसने अपने संपर्कों का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन साइट का ठेका लिया था। असली मजदूरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता था, जबकि वे खुद अहंकार और दबंगई से काम करते थे। रितिका के पिता इसका एक विशिष्ट उदाहरण हैं। मुझे बल्लू भाई से कुछ बात करनी है। क्या आप कृपया उन्हें बता सकते हैं? रितिका धीरे धीरे थोड़ा डरने लगी, क्योंकि वह पहले से ही मजदूरों के भेष में इन लोगों को अपनी ओर कामुक नज़रों से देखते हुए महसूस कर सकती थी। इसके अलावा वे बड़ी और बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और हमारे करीब और करीब चले आए। खासकर सामने वाले लोग, उनकी सांसें साफ तौर पर तेज और भारी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल रितिका पर झपट सकते हैं और उसे वहीं और उसी वक्त दबोच सकते हैं। अखबारों में पहले भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की ऐसी ही घटनाओं की खबरें आ चुकी हैं। हालांकि बाद में पता चला कि ये तथाकथित निर्माण मजदूर बिल्कुल भी मजदूर नहीं थे, बल्कि मजदूरों के भेष में गुंडे थे। एक नोटिस। हे, कैसा नोटिस? छोटी बहन, तुम आज रुककर हमारे साथ थोड़ा मज़ा क्यों नहीं करती? हो सकता है कि अगर हमारा मूड अच्छा रहा तो हम तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दें। इस बिंदु पर कुछ लोगों ने रितिका को टटोलना शुरू कर दिया था। जैसे ही उस आदमी का हाथ रितिका के कंधे पर टिकने वाला था, अचानक भीड़ में से एक बड़े हाथ ने उस आदमी की कलाई पकड़ ली। दोस्त, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रहे हो वह थोड़ा ज्यादा हो रहा है? उसी पल हर कोई पलटा और पाया कि एक अजीब सा नौजवान उनके पीछे खड़ा है, उन पर मुस्कुरा रहा है। उसके बेदाग सिलवाए गए काले सूट ने उसे एक सुंदर शान दी, जो उन लोगों के समूह से कहीं बेहतर थी जो अपनी पोशाक के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते थे। ओह, तो यह एक चॉकलेटी बॉय है। वह आदमी अजीब तरह से हंसा। वह अपनी कलाई को जबरदस्ती पीछे खींचने ही वाला था और फिर दूसरे आदमी को जमीन पर गिराने वाला था जब वह ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन विहान के बाग जैसे पंजे लोहे के संडासी की तरह थे, जिसने उस आदमी की कलाई को मजबूती से जकड़ रखा था, जिससे उसके लिए बिल्कुल भी हिलना असंभव हो गया। जितना उसने विरोध किया, विहान की उंगलियां उतनी ही मजबूत होती गईं। उन्होंने उसे तब तक भींचा जब तक कि दर्द से उसका चेहरा विकृत नहीं होने लगा। तेरी तो, वह आदमी दर्द में गालियां बकने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह आखिरी शब्द पूरा कर पाता, विहान ने अपना बड़ा हाथ घुमाया और उस आदमी के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, जिससे वह लगभग बेहोश ही हो गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? कोई चिल्लाया। मूंछों वाला आदमी, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, हाथ में लोहे का एक टुकड़ा लिए भागा। उसने पहले रितिका पर हंसते हुए कहा, खूबसूरत मोहतरमा, एक तरफ हट जाओ। मैंने बहुत जोर से मारा है। मैं नहीं चाहता कि तुम खून से सन जाओ। मूंछों वाले आदमी ने अपनी गर्दन मरोड़ी। वह मजदूरों के बीच सबसे काबिल लड़ाकू था। जब वह लोगों को काटने के लिए बड़ा चाकू लहराता था तो वह एक अच्छा लड़ाकू हुआ करता था, लेकिन विहान जैसे राक्षस से लड़ना उसके लिए मौत की सजा होगी। विहान अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि चुपचाप वहीं खड़ा रहा, मूंछों वाले आदमी को एक चंचल भाव से देखता रहा। रितिका तुरंत वहां आ गई, विहान का हाथ पकड़कर डरते हुए बोली, तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। तुम अकेले उन सबको नहीं हरा सकते।
मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी दयालुता की कद्र करती हूँ। विहान ने आंखें सिकुड़ी और हल्का सा मुस्कुराया, वह सही कह रहा है। एक तरफ हट जाओ, वरना तुम बाद में खून से सन जाओगी। विहान ने रितिका के नाजुक शरीर को पकड़ा और उसे हैरान करते हुए धीरे से उसे अपने पीछे कर दिया। रितिका हक्की बक्की रह गई, लेकिन उनके आसपास के गुंडे शैतानी हंसी हंसने लगे। भीड़ जल्दी से एक तरफ हट गई और मूंछों वाले आदमी के लिए चीयर करने लगी। वे निश्चित रूप से ऐसा अच्छा शो मिस नहीं करने वाले थे। मूंछों वाले आदमी ने मजाक उड़ाया और गाली दी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इतना दिखावा कैसे करते हैं। इतना कहकर उसने अपने हाथ में लोहे का टुकड़ा उठाया और उसे विहान के सिर की ओर मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब मूंछों वाले आदमी ने लोहे के टुकड़े को विहान के सिर से आधे मीटर से भी कम दूरी पर रखा, तब भी वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। हर कोई मन ही मन उसे बेवकूफ़ होने के लिए कोस रहा था। यहाँ तक कि रितिका के भी विहान के लिए पसीने छूट रहे थे। लेकिन जब मूंछों वाले के हाथ में मौजूद धातु का टुकड़ा विहान के सिर से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था, विहान हरकत में आया। उसके हमले बेहद तेज थे, न केवल भयंकर बल्कि तेज और सरल भी। उसने बस एक मुक्का मारा, 1 इंच भी हिले बिना स्थिर खड़ा रहा। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं। एक मुक्के की हवा का झोंका मूंछों वाले आदमी के चेहरे को चीर गया, जिससे उसे दर्द हुआ। सिक, एक करारी आवाज के साथ मूंछों वाला आदमी तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वहां मौजूद हर कोई पल भर में सन रह गया। किसी ने नहीं देखा कि विहान ने कब चाल चली और वह मूंछों वाला उड़ गया। अध्याय 376 धड़ाम। विहान अग्रवाल के उस जोरदार मुक्के ने मूंछों वाले आदमी को हवा में उछाल दिया। वो जाकर सीधे मेज पर गिरा और उसके वजन के दबाव से पूरी मेज ही पलट गई। शुक्र मनाओ कि विहान ने अपनी ताकत पर काबू रखा था, वरना अगर उस मूंछड़ की बिल्ली जैसी 9 जिंदगियां भी होती तो भी विहान का वो एक वार झेलने के लिए कम पड़ जाती। मूंछड़ को जमीन पर तड़पते और फिर चीखते हुए उठते देख वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। सबकी नजरें अब सामने खड़े उस सूट बूट वाले शख्स पर थीं। रितिका वशिष्ठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। विहान की हरकत इतनी तेज थी कि पलक झपकाना भी मुश्किल था। उसने हवा में कोई निशान तक नहीं छोड़ा था। उसने एक ही पल में वार किया और किसी के कुछ समझने से पहले ही मूंछड़ हवा में था। अखाड़े के बीचों बीच खड़े उस मुस्कुराते हुए शख्स को सब दहशत भरी नजरों से देख रहे थे। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था, जरा पीछे हट जाओ वरना खून के छींटे पड़ सकते हैं। मारो साले को, जान से मार दो, जो होगा मैं देख लूंगा। मूंछड़ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसका जोश ठंडा नहीं पड़ा था। साफ था कि विहान ने उसे जान से मारने लायक नहीं मारा था। लेकिन खड़ा होते ही उसकी पुरानी अकड़ वापस आ गई। उसे लगा कि ये बस उसकी एक छोटी सी चूक थी। उसने विहान की नाक की तरफ उंगली उठाई और अपने आसपास खड़े गुर्गों पर दहाड़ा। और बस दर्जनों गुर्गों ने विहान को घेर लिया। कुछ लोगों ने जमीन पर जो कुछ मिला उसे हथियार बना लिया। जिसे कुछ नहीं मिला उसने ईंट ही उठा ली। सबके चेहरे ऐसे भयानक हो गए थे जैसे कोई भूखे राक्षस हों। रितिका का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। विहान का हाथ कसकर पकड़ते हुए वो दहशत में चिल्लाए, विहान अब हम क्या करें? उसका नाम पुकारते वक्त रितिका एक पल के लिए हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस नाम से बुलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही अपनापन जताने जैसा था। लेकिन हालात को देखते हुए उसने उसका नाम ले ही लिया। बस मेरे पीछे खड़ी रहो और आंखें बंद कर लो। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे कपड़ों पर खून न लग जाए, विहान ने कंधा उचकाते हुए मुस्कुराकर कहा। उसके चेहरे पर बेफिक्री थी और वो इतना रिलैक्स लग रहा था जैसे पार्क में टहल रहा हो। तेरी तो साले मेरे सामने दादागिरी दिखाएगा। रुक, अभी तुझे सबक। आ उई माँ। मूंछड़ ने विहान की नाक पर उंगली रखकर उसे नाम लेकर गाली दी ही थी कि उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाए। विहान ने बिजली की फुर्ती से उस मूंछड़ की बीच वाली उंगली पकड़ी और उसे नीचे की तरफ मरोड़ दिया। कड़क, हड्डी टूटने की साफ आवाज आए। विहान ने मूंछों वाले आदमी की उंगली को बुरी तरह तोड़ दिया था। दर्द के मारे मूंछड़ का चेहरा ऐसा हो गया जैसे अभी घुटनों पर गिर पड़ेगा। तुम उसे कुछ भी कहो चलेगा, पर माँ बाप पर मत जाना। यह विहान की जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल था। जो उसके माता पिता का अपमान करेगा उस पर वो कोई रहम नहीं करता। विहान के चेहरे पर अचानक छाई वो काली परछाई देख रितिका सहम गई। दर्जनों लोगों के बीच घिरी उसकी नाजुक देह कांपने लगी। भले ही उसे विहान की ताकत पर भरोसा था, लेकिन एक अकेला आदमी इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता था? ऊपर से सबके पास हथियार थे। भाइयों, मार डालो इस कमीने को, मूंछड़ दर्द से बिलबिलाते हुए चिल्लाया। उसके पैर दर्द के मारे जवाब दे रहे थे। वो लगभग घुटनों पर आ चुका था। विहान ने उसकी टूटी उंगली को कसकर पकड़े रखा और अपनी सर्द निगाहें चारों तरफ घुमाईं। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे और उंगलियां तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। सन। विहान की बात खत्म होते ही किसी ने ईंट उठाए और उसके सिर पर वार करने दौड़ा।
लेकिन जैसे ही वो पास आया, इससे पहले कि वो विहान को छू भी पाता, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। दूसरा आया और वो भी ढेर हो गया। तीसरा आगे लपका और फिर जमीन पर। अल्पविराम। जब पांचवां आदमी भी ढेर हो गया, तब जाकर सबको एहसास हुआ कि सामने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है। बस कुछ ही पलों में 5 हटे कट्टे पहलवान बिना कोई जवाब दिए जमीन चाट रहे थे। इस पल रितिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अविश्वास से विहान को देखने लगी। वो विहान के उस दबंग अंदाज पर पूरी तरह फिदा हो चुकी थी। आखिर ये किस मिट्टी का बना था? चूंकि रितिका वहां मौजूद थी, विहान ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता था। उसने बस उनकी कांख यानी बगल में वार करके उन्हें सुन्न कर दिया था, जिससे वो कुछ देर के लिए लड़ने लायक न रहें। जल्दी बल्लू भाई को बुलाओ। जमीन पर घुटनों के बल बैठा मूंछड़ पागलों की तरह चिल्लाया। विहान अभी भी उसकी टूटी हुई उंगली को अपने हाथ में दबाए हुए था। उंगलियों के असहनीय दर्द ने मूंछड़ को पागल कर दिया था। बल्लू भाई, विहान ने मूंछड़ को एक तिरछी मुस्कान के साथ देखा। वो देखना चाहता था कि ये बल्लू भाई आखिर है कौन। मूंछड़ को छोड़ने के बाद विहान ने जेब से सिगरेट निकाली, जलाई और इत्मीनान से इंतजार करने लगा। रितिका ये सब घबराहट में देख रही थी। उसे डर था कि उसकी वजह से विहान किसी मुसीबत में न फंस जाए। उसने कई बार विहान को वहां से निकल चलने के लिए कहा, लेकिन हर बार विहान ने उसे बस एक तसल्ली भरी मुस्कान दी। आखिरकार विहान के भरोसे के आगे रितिका की एक न चली और उसकी मजबूत और आत्मविश्वास से भरी नजरों को देख वो भी शांत हो गई। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद वो शख्स जिसे सब बल्लू भाई कहते थे, आखिर उस वर्कशेड में आ धमका। वो अपने लठैतों के साथ पूरी तैयारी से वहां पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देख सन रह गया। उसके सारे गुर्गे जमीन पर पड़े कराह रहे थे और शेड के बीचों बीच काले कपड़ों में एक नौजवान बड़े मजे से सिगरेट पी रहा था और रितिका को तसल्ली दे रहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है। बल्लू गुस्से से आग बबूला था, लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाले ने अकेले ही उसके दर्जनों आदमियों को धूल चटा दी है, तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। बल्लू ने अपनी तेज आंखें सिकोड़ी और थोड़ी शातिराना आवाज में कहा, भाई किस गैंग से ताल्लुक रखते हो? आखिरकार उदयपुर जैसे बड़े शहर में अंडरवर्ल्ड का दायरा इतना बड़ा है कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अंडरवर्ल्ड की कई बातें बाहर वालों की समझ से परे होती हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर। विहान ने उसे छेड़ते हुए देखा, धुएं का एक छल्ला बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम जानबूझकर मुझसे पंगा ले रहे हो? बल्लू ने अनजाने में ही कंधे उचकाए। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक कौंध गई। जब उसकी नज़र रितिका पर पड़ी तो उसकी आंखों में हवस की चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत हालात को भांप लिया। तुम्हारी औकात नहीं है, विहान ने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, उसके पिता को छोड़ दो। हे, तुझे लगता है तू अभी भी मुझसे मोलभाव कर सकता है? बल्लू ने एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा, माना तू लड़ने में उस्ताद है, पर कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, है तो तू एक बेवकूफ़ ही। यहाँ पास के थाने में मेरी अच्छी जान पहचान है। अगर तू अभी घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगे और इलाज के लिए कुछ लाख रुपये दे, तो शायद मैं तुझे जाने दूं। लेकिन ये सुंदरी, हे, ये आज यहाँ से नहीं जाने वाली। विहान का बेपरवाह रवैया देख बल्लू ने शराफत का नकाब उतार फेंका और अपना असली रंग दिखा दिया। उसकी नज़र में सामने वाला बस एक नौजवान बेवकूफ़ था जो अपनी ताकत के दम पर हवा में उड़ रहा था। अध्याय 377। कोशिश करके देख लो। विहान की नज़र उन पर चाकू की तरह चुभी। अबे, तुझे क्या लगता है तू अपने इस कराटे वराटे से कुछ भी कर लेगा? हम किस जमाने में जी रहे हैं? अब सब दिमाग और पावर का खेल है। वैसे भी मुझे पैसों की तंगी है, तो या तो आज हम सबको अपाहिज कर दे, या फिर तू इस दुनिया से अकेला ही जाएगा। मैंने अभी अपने यार को फ़ोन किया है, वो थोड़ी देर में यहाँ होगा, फिर तुझे पता चलेगा कि न जी पाने और न मर पाने का क्या मतलब होता है। बल्लू के कटे फटे चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। वो जानता था विहान एक लड़ाका है, पर उसने ऐसे बहुत से लड़ाके देखे थे। ऐसे लोगों के साथ हिंसा से मसला हल नहीं होता, लेकिन थोड़ी तिकड़म और पुलिस को बीच में लाकर खेल बदल जाता है। आजकल की पुलिस और गुंडों में कोई खास फर्क नहीं है, वो भी कमज़ोर को दबाते हैं और ताकतवर से डरते हैं। बदमाशों के आगे उनकी नहीं चलती, पर आम आदमी के लिए उनके पास 100 कानून होते हैं। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? विहान ने ठंडे स्वर में कहा। हे बच्चे, हीरो बनकर इस अबला नारी को बचाना अच्छी बात है, पर पहले ये तो देख ले कि तू किसे बचा रहा है और किससे पंगा ले रहा है। असलियत फिल्मों जैसी नहीं होती। मुझे पता है तुझे हाथ पैर चलाना आता है, पर जैसे ही तू हाथ उठाएगा, पुलिस यहाँ होगी। मेरा एक फ़ोन तुझे उम्र कैद करवा सकता है। यकीन नहीं आता? बल्लू का चेहरा धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। विहान को मुट्ठी भींचते देख वो समझ गया कि विहान डरेगा नहीं, इसलिए वो जानबूझकर लंबी चौड़ी हाँक रहा था। उसे अपने जाहिल गुर्गों के सामने शेखी बघारने में बड़ा मजा आ रहा था। पागलपन। विहान ने लाचारी में सिर हिलाया। और लो, देर भी नहीं लगी। बाहर से सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी।
3 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक जवान पुलिस वाला कांस्टेबल यादव जम्हाई लेता हुआ, सिर हिलाता और किसी सड़क छाप गुंडे की तरह चलता हुआ अंदर आया। उसने पहले बल्लू को हाथ हिलाकर सलाम किया, फिर विहान की तरफ उकताहट भरी नज़र से देखा। उसके होठों में सिगरेट दबी हुई थी। ये कांस्टेबल यादव ने बड़ी हेकड़ी से विहान की तरफ इशारा किया। उसके पीछे 2 अधेड़ उम्र के पुलिस वाले इंस्पेक्टर लोखंडे और दूसरा साथी भी शेड के बाहर आ गए। उस जवान कांस्टेबल के मुकाबले वो दोनों काफ़ी गंभीर और शांत लग रहे थे। आजकल थोड़े से पैसों के दम पर पुलिस की वर्दी पहनना आसान हो गया है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि पुलिस वाले वर्दी में छिपे भेड़िए हैं, बेरहम और पत्थर दिल। अरे यादव जी तो बड़ी जल्दी आ गए, बस कुछ ही मिनटों में हाजिर। बल्लू ने गर्मजोशी से कांस्टेबल का स्वागत किया। उसने जल्दी से सिगरेट निकाली और यादव को पेश की, पर विहान के लिए ये सब किसी नौटंकी से कम नहीं था। एक पुलिसवाला और एक गुंडा आपस में मिले हुए, ये नज़ारा वाकई हंसी के काबिल था। लेकिन पुलिस के आने से वहां मौजूद गुंडों के हौसले बुलंद हो गए, उनके चेहरों पर फिर से वही घटिया मुस्कान आ गई। रितिका भी थोड़ी डर गई और उसने विहान का हाथ पकड़ लिया ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। विहान ने बस अपना सिर मोड़ा, रितिका की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और इशारे से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। बल्लू भाई, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। ये छोटा सा मामला तो चुटकियों में सुलझ गया, आपको तो हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कांस्टेबल यादव साफ तौर पर बल्लू की चापलूसी कर रहा था, उसकी बातों में तलवे चाटने वाली बू आ रही थी। फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें तकलीफ दी है यादव, मौका मिलते ही साहब से तुम्हारी सिफारिश पक्का करूंगा। थाने में मलाईदार पोस्ट खाली है और मेरा वादा है कि वो तुम्हें ही मिलेगी। तो फिर एडवांस में शुक्रिया बल्लू भाई। हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बल्लू ने हाथ हिलाया, फिर विहान की तरफ देखा और यादव के कान में कुछ फुसफुसाया। यादव की भौहें तन गईं और उसने बल्लू को भरोसा दिलाने के लिए कई बार सिर हिलाया। विहान शुरू से अंत तक ठंडी मुस्कान के साथ ये तमाशा देखता रहा। उसकी नज़र में पुलिस और गुंडों का ये गठबंधन कोई इत्तेफाक नहीं था। चलो अब यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? कांस्टेबल यादव का ये घमंड ही उसकी जिंदगी के गलत फैसलों की वजह बनने वाला था। रितिका थोड़ी उत्तेजित हो गई। उसने आगे बढ़कर विहान का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कांस्टेबल से बोली, इस मामले का विहान से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप बिना सच जाने ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये मोहतरमा तो काफ़ी सुंदर हैं, है न? इतने सारे लोगों को छोड़कर इस चिकने के साथ क्यों? क्या ये तुम्हें खुश कर पाता है? यादव ने कंधे उचकाए और बल्लू की दी हुई सिगरेट मजे से पीते हुए बोला। आप? रितिका पहले से ही शर्मीली थी और उस पुलिस वाले की ऐसी घटिया बात सुनकर शर्म और गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया। विहान के माथे पर शिकन आ गई। उसकी बेपरवाह नज़रें सीधे कांस्टेबल यादव पर गड़ गईं, जैसे वो किसी बेजान चीज़ को देख रहा हो। क्या तुम वाकई मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? विहान ने गंभीरता से पूछा। हे, लगता है बड़ा शो ऑफ करने वाला है। यादव हंसा और उसके साथ पूरी भीड़ भी हंसने लगी। सब जानते थे कि ये लड़का चाहे लड़ने में कितना भी उस्ताद क्यों न हो, पुलिस से नहीं जीत सकता। बड़े से बड़ा पहलवान भी कानून के डंडे से डरता है। और वैसे भी पुलिस के पास बंदूक थी। मैंने तेरा नंबर नोट कर लिया है। अगर तू अभी निकल गया तो मैं जाने दूंगा, लेकिन अगर तूने फिर से इस पचड़े में टांग अड़ाई तो मुझे मत कहना कि पहले चेतावनी नहीं दी थी। विहान को लगा कि ऐसे आदमी से खुद उलझने की जरूरत नहीं है। उसे अपने हाथ गंदे होने का डर था। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यादव का चेहरा बिगड़ गया। उसे विहान की बातें थोड़ी मजाकिया लगीं। बल्लू को भी लगा कि ये लड़का कराटे तो जानता है पर दिमाग से पैदल है। इस मोड़ पर भी ये पुराने पैंतरे आजमा रहा है। ये वो खेल हैं जो मैं पहले ही खेल चुका हूं और अब बोर हो गया हूं। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख लो। विहान ने आंखें सिकुड़ी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। चूंकि वे खेलना चाहते थे तो वो भी खेलेगा। ऐसे लोगों को तब तक अपनी औकात पता नहीं चलती जब तक उन्हें थोड़ी चोट न लगे। कांस्टेबल यादव और बल्लू ने एक दूसरे को देखा। बिना एक शब्द कहे यादव आगे लपका, विहान के चेहरे पर तमाचा जड़ने के लिए तैयार। लेकिन तभी पीछे खड़े 2 अधेड़ उम्र के पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। यादव, ज्यादा तमाशा मत खड़ा करो। उनमें से एक, इंस्पेक्टर लोखंडे, जिसकी घनी भौहें थीं, शुरू से ही विहान को गौर से देख रहा था। उसका बरसों का तजुर्बा कह रहा था कि ये नौजवान कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जाए, लेकिन बल्लू के सामने वो खुलकर बोल नहीं सकता था। इसलिए उसने दबे शब्दों में यादव को चेताया। काका, आप लोग चिंता मत करो। जो भी होगा जिम्मेदारी मेरी। मुझे नहीं लगता इस छोकरे में कोई दम है। असल में इंस्पेक्टर लोखंडे ने यादव की छोटी सी चाल पकड़ ली थी। वो बस बल्लू का गुस्सा शांत करना चाहता था ताकि बल्लू उसकी सिफारिश कर दे और उसका प्रमोशन हो जाए। इसीलिए अभी ये सब ड्रामा हुआ था। लोग तरक्की के लिए उसी तरह भागते हैं जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है। ये इंसानी फितरत है।
लेकिन जो बिना सोचे समझे सबसे पहले अपनी गर्दन आगे करते हैं वो अक्सर बस प्यादे बनकर रह जाते हैं। विहान ने सिर हिलाया, यादव को एक खेल और छेड़खानी भरे अंदाज में देखते हुए। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और रितिका से एक नंबर मांगा। अध्याय 378। सबकी नज़रों के सामने विहान ने सीधे उनके बॉस मनोज वाघ को फ़ोन मिला दिया। और जैसा कि उम्मीद थी, मनोज वाघ ने फ़ोन उठाने में देर नहीं की। हालांकि इस वक्त मनोज वाघ की आवाज़ थोड़ी फटी हुई और कांप रही थी, क्योंकि विहान ने जाते वक्त उसकी बीवी को खबर कर दी थी। जब उसकी बीवी गुस्से में आग बबूला होकर होटल पहुंची तो उसने मनोज वाघ को पसीने में लथपथ एक नंगी औरत के सामने खड़े पाया। उसकी बीवी का गुस्सा इतना भयानक था कि उसने उसे लगभग अपाहिज ही कर दिया था। जब दोबारा फ़ोन आया और आवाज़ जानी पहचानी लगी तो मनोज वाघ इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली होते होते बची। मंत्री जी, अब क्या हाल हैं? विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो सब ठीक है। आप विहान। मनोज वाघ के दांत किटकिटा रहे थे। वो जानता था कि विहान और रिया कपूर के रिश्ते गहरे हैं और इस राक्षस को काबू करने का कोई तरीका नहीं है। चूंकि विहान ने उसे उसकी शर्मनाक हालत में पकड़ लिया था तो अब बेहतर यही था कि वो भीगी बिल्ली बनकर रहे और जो वो कहे चुपचाप मान ले। बड़ी बात है कि मंत्री जी को मैं अभी भी याद हूँ। तकलीफ के लिए माफ़ी। अरे बाप रे, अभी कुछ ही घंटे तो बीते हैं, याद कैसे नहीं होगा? अगर तू राख भी बन जाए तो भी मैं तुझे पहचान लूँगा। फ़ोन के दूसरी तरफ मनोज वाघ इतना गुस्से में था कि मन कर रहा था, इस कमीने को चीर दे। अरे मुझे नहीं पता था कि विहान भाई का फ़ोन है। आज कैसे याद किया? मंत्री जी के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें झलक आईं। सामने वाला बिना मतलब फ़ोन नहीं करेगा। होटल वाला कांड अभी कुछ घंटे पहले ही हुआ था और अब फिर फ़ोन। मनोज वाघ को शक हुआ, डर था कि विहान कहीं कोई बड़ा धमाका न कर दे। अरे बात ऐसी है, मैं अभी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, पर थोड़ी मुसीबत हो गई है। मुझे लगता है मंत्री जी आप जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। पर आप उस फोरमैन बल्लू को तो जानते ही होंगे। विहान ने इत्मीनान से एक स्टूल खींचा और बैठ गया और पूरे शेड में खलबली मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विहान सच में उनके बॉस को जानता है या बस खुद से बातें करके हवा बना रहा है। लेकिन बल्लू के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी थीं। मैं समझ गया। मुझे नहीं पता उस बल्लू ने आपको क्या तकलीफ दी है। बस आप हुक्म कीजिए और मैं, मनोज, अगर मेरे बस में हुआ तो मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। रितिका का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके पिता आज ही घर जा सकते हैं। मनोज वाघ एक समझदार आदमी था। जैसे ही उसने विहान को कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बात करते सुना वो तुरंत समझ गया। उसकी टेंशन और कश्मकश पल भर में गायब हो गई और उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जबकि बल्लू का पुलिस वाला दोस्त मेरे ठीक सामने खड़ा है और मुझे धमका भी रहा है, मैं देखना चाहता हूं कि मंत्री जी इस मामले को मेरे मन मुताबिक कैसे संभालते हैं। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया, आप चिंता न करें विहान भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में काम हो जाएगा। बस थोड़ा इंतजार करें। इतना कहकर मनोज वाघ ने अपना दूसरा पर्सनल फ़ोन निकाला और बल्लू को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। विहान को इंतजार करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उसने बस मनोज वाघ का फ़ोन काट दिया। और वाकई कुछ ही सेकंड में बल्लू का फ़ोन बज उठा। जैसे ही उसने देखा कि ये उसके बॉस का नंबर है, बल्लू का बदसूरत चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। सामने बैठे उस नौजवान को देखकर जो रितिका की पतली कमर पर हाथ रखे था, बल्लू को एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। विहान के बड़े हाथों को अपनी कमर पर महसूस कर रितिका ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने विहान को गहरी नज़रों से देखा, फिर सिर झुका लिया और चुप रही। हेलो बॉस। फ़ोन उठाने के बाद बल्लू का चेहरा बहुत खराब हो गया था। उसे साफ तौर पर एहसास हो गया कि विहान ने जो फ़ोन किया था वो वाकई उनके बॉस को ही था। हालांकि बल्लू का फ़ोन स्पीकर पर नहीं था, लेकिन मनोज वाघ की पागलों वाली दहाड़ आसपास खड़े हर शख्स को साफ सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि बगल में खड़ा कांस्टेबल यादव भी इतना डर गया कि उसके हाथ से ब्रेसलेट छूटकर खट से जमीन पर गिर गया। मनोज वाघ की उस भयंकर फटकार के बाद वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। वो घमंडी कांस्टेबल भी हक्का बक्का रह गया। तभी उसकी जेब में रखा उसका फ़ोन भी बज उठा। फ़ोन कनेक्ट होते ही थानेदार साहब की आवाज़ गूंजी और उन्होंने भी गालियों की बौछार कर दी। कांस्टेबल यादव की तो दुनिया ही हिल गई। बल्लू तो मानो पत्थर का हो गया। विहान हैरान था कि ये मनोज वाघ इतना फुर्तीला है। पहले उसने कंस्ट्रक्शन साइट के बगल वाले थाने में फ़ोन किया और फिर बल्लू को। इस तेजी ने विहान को चौंका दिया। रितिका, जो विहान के पीछे खड़ी थी, वो भी हैरान थी। उसे डर था कि पुलिस विहान को पकड़ लेगी, लेकिन विहान के एक फ़ोन ने पूरी बाजी पलट दी। रितिका को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वो पुराना ठरकी मंत्री अब विहान के साथ इतनी इज्जत से पेश आ रहा था जैसे वो कोई बादशाह हो। फ़ोन पर मंत्री के लहजे से उसे ये साफ पता चल गया था
धड़ाम, बल्लू के पैरों की जान निकल गई और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं और नाक से नेटा का सैलाब फूट पड़ा और वो बिलखते हुए बोला, साहब, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। मैं, बल्लू, अंधा था जो आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। मैं फिर कभी आपके खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं करूंगा। इस बार माफ कर दीजिए। इतना कहकर बल्लू जोर जोर से अपने गालों पर तमाचे मारने लगा। अभी फोन पर मनोज वाघ ने साफ कह दिया था कि अगर विहान ने उसे माफ नहीं किया तो मनोज वाघ उसके दोनों पैर तुड़वा देगा। बल्लू किसी और से ज्यादा बेहतर जानता था कि मनोज वाघ कितना बेरहम है। अब जब मनोज वाघ ने कह दिया है तो चाहे बल्लू कितना भी ताकतवर या बड़ा दादा क्यों न हो, उसके पास विहान से भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके आसपास के गुर्गे बल्लू की हालत देख दहशत में आ गए। आखिरकार ये माहौल बनाने वालों में वो भी शामिल थे और अगर बल्लू मुसीबत में फंसा तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। छपाक, कांस्टेबल यादव भी घुटनों पर आ गया। बगल में खड़े दो अधेड़ पुलिस वाले भी समझ गए कि यादव अब गया काम से। उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। भाई साहब, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी महानता को नहीं देख पाया। मेरी जाहिल हरकत को माफ कर दीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे बस एक तुच्छ कीड़ा समझकर भूल जाए। मुझे पता है मैं गलत था। बल्लू को रोते गिड़गिड़ाते देख कांस्टेबल यादव भी पीछे नहीं रहा और तुरंत अपने गालों पर तमाचे जड़ने लगा। भले ही उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जान सबसे कीमती थी। मनोज वाघ को नाराज करने का मतलब था कि थानेदार भी उसे नहीं बचा पाएगा। विहान इस असर से बहुत खुश था। उसने सिर हिलाया और काफी देर तक चुप रहा, उन दोनों जानवरों को खुद को पीटते हुए देखता रहा। वो मजे से सिगरेट पी रहा था, सब कुछ बड़ी बेरुखी से देख रहा था। अध्याय 379। अंत में उन दोनों ने खुद को इतना मारा कि उनके चेहरे लगभग सूज गए और वे अब और मार झेलने की हालत में नहीं थे। कांस्टेबल यादव जमीन पर घुटनों के बल रेंगता हुआ धीरे धीरे विहान के पास आया, रोते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है, मैं नादान था, आसानी से बहकावे में आ गया। ये बल्लू था जिसने मुझे मजबूर किया। मेरा आपको जरा भी अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। हम तो पहले कभी मिले भी नहीं, दुश्मनी तो दूर की बात है। प्लीज़ भाई, इस बार माफ कर दीजिए। जब भी आपको जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। अगर किसी को दोष देना है तो इस बल्लू को दीजिए। ये सुनते ही बल्लू का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने यादव की तरफ उंगली उठाए और दहाड़ा, बकवास बंद कर। मैंने तुझे कब बहकाया? तू तो बस एक कुत्ता है, जब बुलाओ आ जाता है, जब भगाओ भाग जाता है। कांस्टेबल यादव की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसने बल्लू को घूर कर देखा। अब जब बल्लू की सत्ता छिन चुकी थी और उसका कोई आका नहीं बचा था तो उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अचानक खड़ा हो गया और बल्लू पर चिल्लाया, तेरी तो साले, अगर तूने मुझे प्रमोशन का लालच न दिया होता तो क्या मैं ये सब करता? बल्लू भी आग बबूला हो गया। यादव की तरफ उंगली उठाकर वो गालियां बकने लगा, तू एक नंबर का कुत्ता है। तुझे लगता है कि तुझे जिसे काटने को कहा जाएगा तू उसे काटेगा? तेरे पास अपना दिमाग नहीं है क्या? आसपास के लोग तुरंत तितर बितर हो गए। लग रहा था कि अब इन दोनों में लड़ाई होने वाली है। विहान को इस तरह की कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई देखने की आदत थी और वो इसमें पड़ना नहीं चाहता था। वो चुपचाप उन दोनों को एक दूसरे को नोचते हुए देखता रहा। बल्लू की गालियां सुनकर आखिरकार कांस्टेबल यादव का सब्र टूट गया। उसने मुट्ठी भींची और बल्लू के मुंह पर भूसा मारने के लिए दौड़ा। बल्लू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने सामने वाले की वर्दी की परवाह नहीं की और यादव से भिड़ गया। पल भर में ही दोनों मकड़ी के जाले की तरह उलझ गए, एक दूसरे को पटक रहे थे और काट रहे थे। शुरुआत में दोनों में काफी ताकत थी, भूसे जोर से पड़ रहे थे और हर तरफ खून के छींटे उड़ रहे थे। वो गालियां बक रहे थे और लड़ते हुए भी एक दूसरे की माँ बहन को याद करना नहीं भूल रहे थे। जल्द ही उनके चेहरे नीले पड़ गए और सूज गए, नाक से खून की बारिश होने लगी जिससे वो तंगशेड पूरी तरह गंदा हो गया। हर कोई जल्दी से दूर हट गया ताकि इस लड़ाई की चपेट में न आ जाए। विहान को पहले लगा कि ये कोई नाटक कर रहे हैं, जानबूझकर लड़ रहे हैं ताकि विहान उन्हें माफ कर दे। लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि दोनों सच में एक भयानक लड़ाई में उलझ गए थे। जितना वो लड़ते, लड़ाई उतनी ही तेज होती गई। उन्होंने हर वो गंदा तरीका अपनाया जो वो जानते थे, भूसे, बाल नोचना और हर तरह के ओछे हथकंडे, जब तक कि दोनों धीरे धीरे थक नहीं गए। काफी देर लड़ने के बाद दोनों की सांस फूल गई और उन्होंने गंदे तरीके अपनाने शुरू कर दिए। वो सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, जैसे बाल पकड़ना, टांगों के बीच लात मारना, आंखें नोचना। तभी कांस्टेबल यादव ने बल्लू के खास हिस्से पर लात मारी। वो शख्स अपना सामान पकड़कर दर्द से चिल्लाया। दर्द के मारे उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। अंत में विहान और वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर पूरी तरह सन्न रह गए कि बल्लू ने यादव के ढीले पड़ने का फायदा उठा लिया।
उसने सचमुच कांस्टेबल यादव के अंडकोश पकड़ लिए, उसे घूरा और चिल्लाया, हार मानता है, बोल हार मानता है। इससे पहले कि बल्लू अपनी जीत का जश्न मना पाता, यादव भी कम नहीं था। उसने बल्लू के बाल पकड़े और उन्हें बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। वो वापस दहाड़ा, छोड़, छोड़ मुझे, अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरे सारे बाल नोच डालूंगा। आह! बल्लू दर्द से चीखा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने नहीं छोड़ा तो मैं तेरे अंडे फोड़ दूंगा। अगर तूने मेरे अंडों को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे सारे बाल नोचकर तुझे गंजा कर दूंगा। कांस्टेबल यादव भी दर्द से चीख रहा था। बल्लू की पकड़ वाकई बहुत दर्दनाक थी। आसपास खड़े लोगों को अपने सामान में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई और उन्होंने अनजाने में ही अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो नज़ारा वाकई रोंगटे खड़े करने वाला था। आखिरकार कांस्टेबल यादव अंडकोश दबने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो दर्द से चीखा और हार मानने लगा। मुझसे लड़ने के लिए तू अभी बच्चा है। मेरे एक इशारे पर तेरी दुनिया उजड़ जाएगी। बल्लू ने एक शैतानी मुस्कान दी। यादव को हराने से उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो तभी रुके जब दोनों पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। वो सांडों की तरह जोर जोर से हौंफ रहे थे। विहान ने बल्लू पर हंसते हुए कहा, जिसने अब बाजी मार ली थी, बल्लू तुम तो बड़े उस्ताद निकले हैं। बल्लू के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी और वो डर से कांपने लगा। उसने जमीन पर अपना सामान पकड़कर कराहते हुए पुलिस वाले की तरफ इशारा किया और कहा, उसने मुझे मारा तो मैं चुपचाप मार थोड़ी खा सकता था। विहान हंसा और कांस्टेबल यादव से बड़ी हिकारत से बोला, तुम एक पुलिस वाले हो, है न? एक गुंडे से पिट गए। तुम्हें लगता है अब तुम्हारी कोई इज्जत बची है? ये सुनते ही कांस्टेबल यादव के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। विहान ने आगे कहा, मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूं। मैं तुम्हें बल्लू को कुछ थप्पड़ मारने की इजाजत देता हूं। जितनी जोर से मार सको मारो, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो तुम पर हाथ उठाने की जुर्रत करता है। कांस्टेबल यादव में तुरंत जान आ गई। उसने अपनी बाहें फैलाईं और बिना एक शब्द कहे बल्लू की तरफ दौड़ा। बल्लू अभी कुछ बोलने ही वाला था कि यादव ने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि बल्लू की नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कांस्टेबल यादव सिगरेट पीते हुए गालियां बकने लगा, मुझे मारेगा? चल मार के दिखा अब। तेरी तो अभी तो बड़ा शेर बन रहा था, अब क्यों भीगी बिल्ली बन गया? ये मत सोच कि मैं तुझे बल्लू भाई कहता हूं तो तू मेरे सामने दादागिरी दिखाएगा। तू बस एक गुंडा है, गुंडा, समझा? तू मेरा बॉस बनना चाहता है? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोलते बोलते यादव ने फिर घूंसे बरसाए और बल्लू की अच्छी धुनाई कर दी। उसने बल्लू को लात घूंसों से इतना मारा कि उसका चेहरा सुअर जैसा हो गया। उसका चेहरा सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया था। बल्लू घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी, पर विरोध करने या बदला लेने की हिम्मत नहीं थी। उसने यादव को अपने शरीर पर कहर बरपाने दिया। बल्लू के उस मोटे चेहरे को देखकर, जो अब सूज चुका था, उसके आसपास के लोग सहम गए और बल्लू के लिए अपनी सांसें रोक लीं। थोड़ी देर बाद विहान ने यादव को आवाज दी। उसने यादव को इशारा किया और वो अब संतुष्ट होकर रुक गया। बल्लू को पीटकर यादव को बहुत सुकून मिला था, लेकिन तभी विहान ने कहा, बल्लू, इसने तुम्हें बहुत अच्छे से पीटा, अब तुम्हारी बारी है। तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करो या न करो, ये तुम पर निर्भर है। विहान मुड़ गया। कांस्टेबल यादव सन रह गया। बल्लू, जो कुत्ते की तरह पिटा था, इतना खुश हुआ कि लगभग चीख ही पड़ा। बिना एक शब्द कहे वो आगे लपका और अपना बड़ा सा हाथ यादव के चेहरे पर दे मारा। नजरिए में आए इस बदलाव ने वहां मौजूद सभी को एक बार फिर चौंका दिया। जो पुलिस वाला अभी बल्लू को पीट रहा था, अब वो बल्लू के हाथों इतना बुरा पिट रहा था कि दर्द से चिल्ला रहा था। बल्लू भी अपना गुस्सा दबाए बैठा था और अब उसका मौका आ गया था। यादव सिगरेट लहराते हुए चिल्लाया, पहले मुझे मारने का यही अंजाम होता है, और मार मुझे। अब तुझे लग रहा है कि तू बच जाएगा? कांस्टेबल यादव को इतना पीटा गया कि वो रहम की भीख मांगने लगा। बदले की भावना का मजा लेते हुए बल्लू और जोश में आ गया। उसने यादव के सिर पर पैर रखा और जोर से थूका। उसे जीत और विजय का एहसास हो रहा था। अध्याय 380। बल्लू को पागलों की तरह कांस्टेबल यादव को पीटते देख आसपास खड़े गुर्गों की सांसें अटक गईं। कहते हैं कि एक सज्जन 10 साल बाद भी बदला लेता है, लेकिन एक नीच इंसान हर वक्त बदला लेने की फिराक में रहता है। लगता है ये कहावत 16 आने सच है। कांस्टेबल यादव को तब बड़ा मजा आ रहा था जब वो बल्लू को तमाचे जड़ रहा था, लेकिन अब बल्लू उसे इतना मार रहा है कि यादव दर्द से चीख रहा है, लगभग अपने माँ बाप को याद कर रहा है। बल्लू के तरीके अब और भी बेरहम होते जा रहे थे। विहान समझ गया कि अब बहुत हो चुका, अगर ये ऐसे ही मारते रहे तो कोई मर भी सकता है। ठीक है, अब बस करो। विहान ने हाथ हिलाया, बल्लू को रुकने का इशारा किया। बल्लू अभी संतुष्ट नहीं लग रहा था और जब विहान ने उसे रोका तो यादव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रुकने के बाद भी बल्लू नहीं माना और उसने यादव के सामान पर एक जोरदार लात जमा दी।
यादव दर्द से इतना तड़पा कि उसने अपने पैर सिकोड़ लिए और झींगे की तरह मुड़ गया। अपने छोटे से हिस्से को पकड़कर वो दर्द में जमीन पर लौटने लगा। उसकी चीखें सुनकर सबके माथे पर शिकन आ गई। रितिका, जो विहान के पीछे छिपी थी, वो भी बल्लू की बेरहमी देखकर डर गई। उसका चेहरा लाल हो गया। ये सब देखना उसके बस की बात नहीं थी। विहान ने तसल्ली देने के लिए रितिका की कमर पर हाथ रखकर थपथपाया। इससे रितिका का चेहरा और भी लाल हो गया। अब अच्छा लग रहा है? विहान ने बल्लू से मुस्कुराते हुए पूछा। बल्लू ने बिना कुछ बोले जोर से सिर हिलाया। लड़ाई रोकते वक्त उसने जानबूझकर यादव के नाजुक हिस्से पर लात मारी थी ताकि वो उठ न सके। उसे डर था कि कहीं विहान उससे बदला न ले ले। चूंकि तुमने अपना मन बहला लिया है तो क्या अब हम बात करें? साहब प्लीज बोलिए। जब तक मेरे बल्लू के बस में कुछ भी है, मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। बल्लू अब सबक सीख चुका था, बात बात पर साहब कह रहा था। उसका बस चलता तो वो अपना बदसूरत कटाफटा चेहरा विहान के कदमों में रख देता अपनी वफादारी दिखाने के लिए। उसका पिता कहाँ है? विहान ने रितिका की तरफ इशारा करते हुए धीमे से पूछा। रमेश जी। बल्लू तुरंत समझ गया। विहान ने सिर हिलाया। रितिका ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, तुमने मेरे पिता को कहाँ कैद कर रखा है? समझ गया, समझ गया। बल्लू ने जल्दी से सिर हिलाया और पीछे अपने गुर्गों पर चिल्लाया। देखते ही देखते कई गुर्गे दौड़ते हुए गए और रितिका के बूढ़े पिता को बाहर ले आए। जब मैंने अपने पिता की थकी हुई काया और कड़ी मेहनत से झुकी हुई उनकी कमर देखी, रितिका की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो विहान के पास से गुजरी और सीधे जाकर अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। बाप और बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अल्पविराम। बूढ़े पिता की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें लगा था कि वो अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने रितिका की पीठ थपथपाई, उसे ज्यादा दुखी न होने का इशारा किया। लेकिन रितिका के जज्बात का बांध टूट चुका था। वो पूरी तरह बेकाबू थी। वो सुबक रही थी। उसके आंसुओं ने उसके बूढ़े पिता के फटे पुराने कपड़ों को भिगो दिया था। इस पल विहान के दिल को जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। एक अचानक तीखा दर्द उसके सीने में उठ खड़ा हुआ। जिस पल विहान ने रितिका को अपने पिता के गले लगते देखा, उसका दिल, जो बरसों से पत्थर बना हुआ था, पिघल गया। एक अजीब सी बेचैनी और कड़वाहट विहान के दिल में भर गई। जब भी मैं तन्हा रातों में बिस्तर पर अकेला लेटा होता हूँ, नींद नहीं आती, तो मुझे अपने माँ बाप की याद सताती है। बदनसीबी ये है कि इतने सालों बाद विहान को अब उनके जिंदा होने की ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। 5 साल, पूरे 5 साल। विहान ने अपने दांत भींच लिए। उसका सख्त चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन दहाड़ा, मुझे नफरत है कि कुदरत ने मेरी जिंदगी के 5 साल छीन लिए। विहान के इस अजीब बर्ताव को महसूस कर आसपास खड़े गुर्गे सिहर उठे। इस पल रितिका को एहसास हुआ कि विहान के साथ कुछ गड़बड़ है। विहान, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। विहान को तुरंत होश आया। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो ठीक है। असल में उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने चाकू भोंक दिया हो। बेटी, ये कौन है? रितिका के पिता ने विहान को वहां एक अलग ही अंदाज में खड़े देखा। वो एक नज़र में समझ गए कि इस बार उनकी रिहाई का उस नौजवान से गहरा ताल्लुक है, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़े और पूछा। वो। रितिका ने अपनी साफ आंखों से विहान को देखा, पर उसे समझ नहीं आया कि परिचय कैसे दे। मैं अपने पिता को ये तो नहीं बता सकती कि वो उनके नीचे काम करने वाला एक मामूली कर्मचारी है। और वैसे भी उनका कोई रिश्ता नहीं था, और एक पल के लिए उसे सच में नहीं पता था कि अपने पिता के सवाल का क्या जवाब दे। अरे अंकल, रितिका और मैं बस दोस्त हैं। आप मुझे विहान कह सकते हैं। विहान ने जल्दी से आगे बढ़कर रितिका को शर्मिंदगी से बचाया। दोस्त? रितिका के पिता भी हैरान रह गए। लेकिन अभी रिश्तेदारी या वफादारी निभाने का वक्त नहीं था। बूढ़े पिता ने बस सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसी वक्त बल्लू मुस्कुराते हुए आगे आया और सिगरेट निकाली, पहले विहान को दी और फिर रितिका के पिता की तरफ बढ़ाए। बूढ़े पिता इतने डरे हुए थे कि काफी देर तक उसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बल्लू, जो हमेशा इतना अकड़ में रहता था, आज उन्हें सिगरेट क्यों पेश कर रहा है, और वो इतनी कमीनी हंसी क्यों हंस रहा है। ये बात उस बुजुर्ग की समझ से बिल्कुल परे थी। विहान को दोबारा देखने पर उन्होंने बल्लू की दी हुई सिगरेट खुशी खुशी ले ली। इससे पहले कि विहान अपना लाइटर निकाल पाता, बल्लू ने दौड़कर उन्हें आग दिखाई। विहान इस नतीजे से बहुत खुश था। जाते जाते विहान जानबूझकर उन 2 अधेड़ उम्र के पुलिस वालों के पास रुका जो चुपचाप खड़े थे। न कुछ बोलने की हिम्मत थी न पास आने की। उसने उन दोनों की तरफ हल्का सा सिर हिलाया और कहा, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर ज्यादा देर हो गई तो शायद खानदान आगे बढ़ाने के लिए इसे किसी और की मदद लेनी पड़े। इतना कहकर विहान रितिका और उसके पिता को लेकर तेजी से वर्कशेड से ओझल हो गया। जब तक वो चले नहीं गए, उन दोनों पुलिस वालों ने राहत की सांस नहीं ली, लेकिन कांस्टेबल यादव अभी भी अपना सामान पकड़े जमीन पर तड़प रहा था, उठने की हालत में नहीं था।
विहान के जाने के बाद बल्लू का खूंखार रूप फिर से बाहर आने लगा। वो उन दो पुलिसवालों के सामने आया, नफरत से थूका और ताना मारते हुए बोला, तुम लोग जा सकते हो पर ये अभी यहीं रहेगा। अधेड़ पुलिसवाले बेपरवाह हो गए। वो जानते थे कि अभी अपनी गर्दन फंसाने का वक्त नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो जवान पुलिसवाला अनाड़ी था और अंडरवर्ल्ड की कई बातें नहीं समझता था, जिसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई। चूंकि बल्लू कह चुका था, उस अधेड़ ने बस एक हल्की आह भरी। कोई भी यादव की मदद के लिए आगे नहीं आया। वो जानते थे कि वो बल्लू को नाराज नहीं कर सकते, कहीं ऐसा न हो कि वो भी उसके गुस्से का शिकार बन जाएं। उनकी जिंदगी शायद भविष्य में उतनी आरामदायक न रहे जितनी अभी है। उसने लाचारी में सिर हिलाया और मुड़ गया। जब कांस्टेबल यादव की चीखें अचानक बंद हो गईं, तब जाकर बल्लू संतुष्ट होकर बाहर आया। वो जवान पुलिसवाला मरा नहीं था, लेकिन अब से शायद उसे शादी की रस्मों के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा।